जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई मन तन धन सारे चीजें से मेरे भाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जहां तक पिछले वीडियो में बात किए थे उसे आगे बात करेंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा पर्पस एक ही है कि पिछले क्लास का कनेक्शन अगले क्लास से किया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे पिछले क्लास में हम बताए थे लास्ट में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बताए थे कि इसका जो कार्यकाल रहा 1786 से लेकर 1793 तक रहा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में आया था, ये गवर्नर जनरल के पोस्ट पर था और आया तो भारत में इन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे पहले इसके बारे में मैंने पॉइंट लिखवाया था कि इसका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 तक है और एक गवर्नर जनरल के पोस्ट पर था। जब भारत में आया तो सबसे पहले पुलिस सिस्टम को किनका दे है, जो पुलिस सिस्टम है, पुलिस सिस्टम किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और डीएम जो पावरफुल पोस्ट है उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ही देन है जमींदारी सिस्टम, जमींदारी व्यवस्था, इन्हीं का देन है। तो आज किसी वीडियो में हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं चार्टर एक्ट के बारे में। जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट हैं, चार्टर एक्ट क्यों आया, इसका क्या कारण रहा, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सभी लोग यहां तक अगर नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग हेडिंग मार लीजिएगा चार्टर एक्ट। क्या मारिएगा हेडिंग? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। चार्टर एक्ट, ठीक है दोस्तों। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, चार्टर एक्ट क्यों आया, क्या कारण रहा। आप सभी लोग जानते हैं कि 1784 में जो यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को चेक करने के लिए आया था पीट्स इंडिया एक्ट। कब आया था? 1784 में आया था। अब बताइए इन दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है? बताइए कितना का है? यानी कि लगभग 11 साल का अंतर है। कितना का है? 4 में से 3 घटेगा 1, 8 में से 7 घटेगा 1, यानी कि 11 साल का अंतर है। यानी 11 साल पर एक कोई कानून बनकर आया या चेक करने के लिए कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, क्या वो भारत में प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट हो रहा है या फिर उसमें कोई समस्या है। तो इन तमाम चीजों के बारे में चेक करने के लिए आया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और पिट्स इंडिया एक्ट में यह पता किया गया कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सीओडी, क्या बोला मैंने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। इसलिए क्योंकि अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर व्यापार से संबंधित अगर किन्हीं चीजों के बारे में पूछना होगा तो सीओडी से पूछेगा। तो इसमें पता चला जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया तो पता चला कि ठीक है, व्यापार तो करेगा लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखना होगा। तो जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं था, तो 1784 में जोड़ दिया गया बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसलिए किया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को अगर प्रशासन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो बीओसी से पूछेगा।
और अगर व्यापार से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होती है तो सीओडी से पूछेगा। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को व्यापार से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो और उसके बारे में पूछना हो तो सीओडी से पूछेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से पूछेगा। लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को प्रशासन व्यवस्था के बारे में कुछ दिक्कत हो, समस्या हो और उसके बारे में जानना हो तो किससे पूछेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछेगा। तो यहां तक कल तक बताए थे मेरे भाई, यहां तक कल की क्लास में बताए थे। और आज की क्लास में बात करते हैं चार्टर एक्ट, और यही बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों समझिए, जो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है पहले अंग्रेजों के यहां काम कर रहा था, तब इसको सैलरी अंग्रेज देता था। लेकिन अब जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए काम कर रहा है दोस्तों? तो अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है किसके लिए काम कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो इसका सैलरी, इसका तनख्वाह, इसका वेतन कौन देगा? तो इसका वेतन कहां से मिलेगा? इन्हीं चीजों के बारे में बात किया गया है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक हम इरेज करते हैं, उसके बाद प्रॉपर ढंग से चलने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा प्यारा दुलारा देश भारत, ये हमारा देश भारत, ठीक है। अब जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसमें कौन काम कर रहा है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है किसके लिए काम कर रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसका सैलरी कहां से मिलेगा? सैलरी कहां से मिलेगा? तो इंडियन रेवेन्यू। कहां से मिलेगा भाई? इंडियन इंडियन रेवेन्यू, जो भारतीय पैसा है उससे मिलेगा, ठीक है। भारत के जो भी भारत से जो भी टैक्स का कलेक्शन आएगा, जो भी भारत में पैसा का उत्पादन होगा, उसी से किसको मिलेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मिलेगा। तो आप लोग मेरे भाई यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि 1793 के चार्टर एक्ट में, 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया, 1793 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सैलरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सैलरी भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। या तो अगर राजस्व समझ में नहीं आता है तो लिख लीजिए भारतीय पैसा से दिए जाएंगे। मतलब जो भी भारत में पैसा होंगे उसी में से काट करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सैलरी दिया जाएगा। तो 1793 का चार्टर एक्ट है, बहुत छोटा है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने का नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो हेडिंग मारिएगा चार्टर एक्ट ऑफ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में जानेंगे। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1813 के जो चार्टर एक्ट हैं इसमें जो मोनोपोली है, मोनोपोली, मोनोपोली, एक मत अधिकार, एक मत अधिकार, एक मत अधिकार। अभी क्या है दोस्तों, जब हम पढ़ा रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में तो हम बताए थे कि जो अंग्रेज था क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से जाकर मांगता है कि हे रानी क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, आप हमें मोनोपोली दीजिए। मोनोपोली मतलब एक मताधिकार, इसका मतलब होता है कि सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा, जिस भी इलाका के बारे में बात करें उस पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार होगा, उसी को बोलते हैं मोनोपोली। तो 1813 के चार्टर एक्ट में मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। क्या किया गया? खत्म किया गया, खत्म किया गया, खत्म किया गया। क्या किया गया मेरे भाई? खत्म किया गया, किया गया। लेकिन कुछ क्षेत्र हैं
जैसे चाय और चीनी का व्यापार जो चाइना उना के साथ होता था उसको छोड़कर सारे चीजों को खत्म किया गया। कुछ छोड़कर, तो इसमें लिख लीजिएगा एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन अपवाद में लिख लीजिए, अपवाद में लिखिए, अपवाद में 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाइना के साथ चाइना के साथ चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर 1813 के चार्टर एक्ट के तहत चाइना के साथ चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर सारे एक मत अधिकार को खत्म कर दिया गया। सारे एक मत अधिकार को खत्म कर दिया गया, यानी सिंगल मोनोपोली जो था उसको खत्म कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ और पॉइंट हैं, इसे लिख लीजिएगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, वो इंडियन एजुकेशन पर यानी भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च करेगा। लिख लीजिए, स्पेंड ऑन इंडियन एजुकेशन, लिखिएगा। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेज भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च करेंगे। भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च करेंगे। और इसी में मेरे भाई अगला पॉइंट लिखिएगा, धर्म का प्रचार प्रसार, धर्म का प्रचार प्रसार प्रसार में छूट दिया, ठीक है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। जो भी क्रिश्चियन वगैरह हैं, कोई भी धर्म को आप में मान सकते हैं। किसमें दिया गया? 1813 के चार्टर एक्ट में यह प्रावधान किया गया। और एक है 1833 का चार्टर एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर है? क्लियर यहां तक? ओके, तो हेडिंग मार दीजिएगा आप 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अठारह सौ तैतीस का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अब जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें मोनोपोली 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 को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, खत्म किया गया। मतलब कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें पूर्ण रूप से एक मत अधिकार को खत्म कर दिया। 1813 का चार्टर एक्ट था, उसमें कुछ इलाकों को छोड़ा गया था, लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसने पूर्ण रूप से मोनोपोली को खत्म कर दिया। और दोस्तों यहां पे बात को समझिएगा, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें एक जो पावर था उसको प्रमोट करके उसमें चेंज किया गया। पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट कब आया था? बताइए कब आया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया था। लेकिन अब उस पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। क्या किया गया? लिखिएगा यहाँ पे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके कर दिया गया गवर्नर जनरल
ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ, क्या किया गया मेरे भाई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है मेरे भाई, देखिएगा फर्स्ट, फर्स्ट जी से गवर्नर हो गया, जी से जनरल हो गया, गवर्नर जनरल, ओ से ऑफ हो गया, आई से इंडिया हो गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने मेरे भाई विलियम बेंटिक्स बने हैं। कौन बने हैं, विलियम बेंटिक्स, विलियम बेंटिक्स बना, ठीक है। यहां तक मेरे भाई ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक्स बना, कौन बना है, विलियम बेंटिक्स बना है। 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें मोनोपोली को पूर्ण रूप से खत्म किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना विलियम बेंटिक्स बना। और दोस्तों यहाँ पे 1833 का चार्टर एक्ट था, इसमें पावर को सेंट्रलाइज किया गया, पावर को सेंट्रलाइज किया गया, मतलब कि जो शक्ति था उसको और पावरफुल बनाया गया। जैसे दोस्तों समझिए यहाँ पे समझने की बात क्या है कि पहले जो यहाँ पे था मेरे भाई, पहले बंगाल में जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो बंगाल में क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को खत्म किया गया और पोस्ट लाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या लाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट लाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और यहाँ पे जानते हैं कि मद्रास है, यहाँ पे मद्रास में क्या हुआ करता था, यहाँ पे क्या हुआ करता था मेरे भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। क्या बोला मैंने, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया था। और यहाँ पे मद्रास में, मुंबई में गवर्नर ऑफ बंगाल होता था। क्या होता था, गवर्नर ऑफ, अगर यहाँ मद्रास है तो गवर्नर ऑफ मद्रास हो जाएगा, यहाँ पे मुंबई है तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें क्या किया गया, गवर्नर ऑफ जो मद्रास है इसको हटाया गया और लाया गया एलटी का मतलब होता है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट क्या लाया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट आया, क्या है मेरे भाई, इस जो गवर्नर ऑफ बंगाल वगैरह था, गवर्नर गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, इसको भी खत्म किया गया और लाया गया लेफ्टिनेंट। क्या लाया गया मेरे भाई, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लाया गया। क्या लाया गया, लेफ्टिनेंट ऑफ बॉम्बे, लेफ्टिनेंट ऑफ बंगाल, इस पर सॉरी लेफ्टिनेंट ऑफ मद्रास। इस प्रकार से पोस्ट को प्रमोट किया गया ताकि सेंट्रलाइज हो सके और शक्ति को आप लोग बढ़ा सकें, ठीक है। तो आज की क्लास में मेरे भाई थोड़ा सा एक बात और समझिएगा कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें लोग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो, देखिए यहाँ पे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, यहाँ पे देखिए बीच में था एक, बीच में एक व्यक्ति था जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। और इसके अलावा 4 गो लोग थे अलग से, इसको बोलते थे गवर्नर, गवर्नर जनरल की काउंसिल। क्या बोलते थे, गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें और ऊपर से कर दिया गया मेरे भाई, ये सब क्या था, गवर्नर जनरल काउंसिल, क्या था ये, काउंसिल, काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। और लेकिन इसमें क्या किया गया, इसमें अलग से क्या किया गया कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। क्या बनाया गया, यहाँ पे बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बनाया गया, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। आप समझिएगा दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको बोलते हैं जो कानून को बनाता है, और एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करता है। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें गवर्नर जनरल था और इसके चारों तरफ व्यक्ति उसको बोलते थे गवर्नर जनरल की काउंसिल। लेकिन जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो पावर को सेंट्रलाइज किया गया, और जब पावर को सेंट्रलाइज किया गया तो एक अलग से बनाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल।
तो मेरे भाई आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप दीजिए हमें इजाजत, और कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।